जय हिंद साथियों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमारा जो राजस्थान के रीति रिवाज जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर जो कुछ बचा है उसके बारे में आज मैं आप सभी के लिए वीडियो पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो इसमें यानी जो हम वीडियो पार्ट 3 के अंदर यानी 3 वीडियो के अंदर या फिर हम कह सकते हैं 3 क्लास के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बाद में राजस्थान के रीति रिवाज जिसमें हमारा आदिवासियों के जो रीति रिवाज है वो बच जाते हैं, तो उनके बारे में आज के सेशन में बातें करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाओ आदिवासियों के रीति रिवाज या फिर सीधा लिख दो आदिवासी रीति रिवाज। आदिवासी रीति रिवाज। आदिवासी रीति रिवाज, ठीक है, लिखो। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दापा प्रथा। दापा प्रथा क्या होता है? यानी विवाह के लिए वर पक्ष के द्वारा है जो कि वधू के जो पिता होते हैं उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि उसका जो पूरा मोल भाव किया जाता है कि भाई 1 लाख 2 लाख जो भी, इतना नहीं है। इसमें पैसे जैसे नेक के रूप में भी दिए जा सकते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, यानी उसे वधू का मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे दापा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, यानी सिंपल तौर पे अगर हम बात करें तो विवाह के लिए वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है, उसे वधू मूल्य भी कहा जाता है या फिर दापा प्रथा कहा जाता है। और उसके बाद में एक हम पढ़ेंगे मोताणा। मोताणा क्या होता है? ये आदिवासियों के अंदर रीति रिवाज है एक, यानी किसी कोई हमला हो जाता है, किसी हम कह सकते हैं आदिवासियों के अंदर कोई हमला होता है और दुर्घटनाग्रस्त उसके अंदर यानी किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, सामूहिक रूप से किसी परिवारों के अंदर जैसे झगड़ा होता है, तो उस झगड़ा के अंदर खून खराबे के अंदर जो मौत हो जाती है, उस मौत का हर्जाने के रूप में जो पैसे दिए जाते हैं या फिर जो राशि दी जाती है जिसे मोताणा कहा जाता है। और उस राशि को तय करने वाले लोग कौन होते हैं? उस क्षेत्र के जो हम कह सकते हैं आदिवासियों के जो भी मुखिया होते हैं वो उस राशि को तय करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मोतबीर कहलाते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की यानी कोई वहाँ पे खून खराबा हुआ, कोई लड़ाई हुई, उसके अंदर किसी व्यक्ति की है जो कि मृत्यु हो जाती है। अब क्या करते हैं? इसके परिवार वालों को यानी इस व्यक्ति को जिसने मारा था उसके द्वारा इस व्यक्ति जो मृत व्यक्ति है इसके परिवार वालों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, और ये पैसे निर्धारित करते हैं इस क्षेत्र का जो हम कह सकते हैं आदिवासियों का जो मुख्य होता है, उस गांव का मुख्य कैसे भी आप समझ सकते हैं, तो वो इस राशि को तय करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि उनको कहा कि आपको भाई 10,000 रुपये देना है, ठीक है, जिसे मोताणा कहा जाता है ना, तो इस प्रथा को मोताणा कहा जाता है। तो 10,000 रुपये जैसे देने हैं, तो ये 10,000 रुपये में से इसको तो लगभग हम कह सकते हैं 60-70 हज़ार मिलेंगे, बाकी कौन खा जाएंगे? ये मोतवीर जो इस राशि को तय करते हैं, तो ये खा जाएंगे। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं एक आता है झगड़ा प्रथा। क्या आता है? झगड़ा प्रथा, यानी किसी विवाहित महिला को अगर कोई व्यक्ति भगा कर ले जाता है तो उस व्यक्ति के परिवार वालों द्वारा महिला के पति को हर्जाने स्वरूप कुछ जो राशि दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? झगड़ा प्रथा कहा जाता है। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है और मान लीजिए ये उसकी पत्नी है, तो इसको कोई अन्य व्यक्ति अगर क्या करता है? भगा के ले जाता है, तो अन्य कोई व्यक्ति, ये जो एक व्यक्ति है वो इसको भगा के ले जाता है, तो इस व्यक्ति को इसके जो पति थे, ये भी पति नहीं हुआ, ये जो पहले वाला जो हम कह सकते हैं पहले विवाह जो हुआ था, तो पति तो मेन यही रहेगा ना, तो इसको हर्जाने स्वरूप एक दंडित हम कह सकते हैं दंड के स्वरूप या फिर हर्जाना जो इसको दंड के स्वरूप है, जो कि जो पैसे दिए जाते हैं, जो राशि दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? झगड़ा प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झगड़ा प्रथा। ठीक है, समझ में आ रहा ना?
फिर मैं लिखवा दूंगा एक एक करके, एक बार बिल्कुल भी आप लोग का लिखने की जरूरत है नहीं। और एक आदिवासियों के अंदर जो तलाक से संबंधित जो कह सकते हैं एक प्रथा है, जिसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये इसकी पत्नी है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो जाता है, तो ये मान लीजिए इससे प्रेम नहीं करती या फिर ये इसको है जो कि छोड़ना चाहती है, तो ये क्या करेंगी, ये जैसे कि ये आपस में दोनों अलग होना चाहते हैं, तो ये क्या करती है, जो इसका ओढ़ना है, इसका जो पल्ला है उसको फाड़ देती है। कि इसका मतलब ये होता है कि मैं तेरे से है, जो कि आज के ज़माने में क्या करते हैं कि जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके अंदर जो 3 बार जो तलाक के शब्द बोला जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि कागजात बन जाते हैं कि भाई तेरे से तलाक हो गया है ना। लेकिन पुराने समय में हम कह सकते हैं, या फिर आदिवासियों के अंदर एक ऐसी प्रथा है जिसे क्या कहा जाता है, छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तो वो पल्ले का हम कह सकते हैं पल्लू को थोड़ा फाड़ देती है, जिससे ये माना जाता है कि इससे है जो कि तलाक हो गया है। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक आता है नाता प्रथा, पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना क्या कहलाता है, नाता। ये भी इसी के अंदर आता है। जैसे कि मान लीजिए तलाक हो गया, फिर ये महिला भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करेगी, और ये जो पुरुष है ये भी किसी अन्य महिला से विवाह करेगी। तो ये जो महिला किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करेगी तो वो क्या कहलाएगा, नाता प्रथा कहलाएगा। ठीक है, और अगर मतलब ये तलाक होने पे दोनों जीवित है, लेकिन अगर ये पुरुष, इसका जो पति है, अगर किसी कारणवश से इसकी डेथ हो जाती है, तो वो महिला क्या कहलाती है, वो विधवा महिला कहलाती है। और फिर वह एक पुनर्विवाह, दोबारा जब विवाह करती है, जिसे नाता प्रथा कहा जाता है, किसके अंदर, आदिवासी महिलाओं के, हम कह सकते हैं आदिवासियों के अंदर है, जो कि उसे नाता प्रथा कहा जाता है। और फिर ये महिला, इसके पास में पहला चांस क्या रहेगा, ये अपने देवर से विवाह कर सकती है, ये अपने देवर से विवाह कर सकती है। या फिर छोटा, हम कह सकते देवर नहीं है, वो हम कह सकते इसके जो पति थे वो अपनी माँ के एकमात्र पुत्र थे, तो ये किसी अन्य व्यक्ति से अगर विवाह करना चाहती हैं, और इनके जो पहले हम कह सकते जो बच्चे थे वो उनके साथ जाएंगे, तो विधवा महिला के जो बच्चे हैं उनको गोलड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोलड़ कहा जाता है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर और आगे है जो कि समझने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूं कि किसी भी प्रकार के आपके कोई भी दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं रही होगी। और अगर कुछ भी डाउट्स है यहाँ पे समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, अब लिखते हैं लाइन टू लाइन। पहले लिखो, हेडिंग लगाओ, दापा प्रथा लिखो। इसमें क्या होगा, वर पक्ष द्वारा विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को मूल्य जो दिया जाता है, लिखते रहो, विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है, वधू का मूल्य दिया जाता है। हम कह सकते हैं, यानी जो वधू का मूल्य जो दिया जाता है, जैसे क्या कहा जाता है, वधू मूल्य भी कहा जाता है, या फिर जिसे दापा प्रथा कहा जाता है। उसे वधू मूल्य या ऑब्लिक करके लिख दीजिए, या दापा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, फिर 2 नंबर लगा के लिखिए आप, मोताना,
यानी खून खराबे में मौत का हर्जाना प्राप्त करना क्या कहलाता है? मोताना कहलाता है। और इस मोताना की राशि को तय करने वाले को मोतवीर कहा जाता है। लिखे मोताना। खून खराबे में व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है तो उसको हर्जाने के स्वरूप है जो कि राशि दी जाती है, उन्हें है जो कि क्या कहा जाता है? मोताना कहा जाता है। खून खराबे के साथ मौत का हर्जाना, खून खराबे के साथ मौत का हर्जाना देना, दंडित करके जो उससे पैसा जो लिया जाता है, हर्जाना देना मोताना कहलाता है। इस राशि को तय करने वाले को, इस राशि को तय करने वाले को क्या कहा जाता है? मोतबीर कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद में लिखते हैं हम झगड़ा प्रथा। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना हर्जाना। लिखिए झगड़ा प्रथा। आवाज आ रही है सभी तक अच्छे से? इसमें लिखो किसी विवाहित महिला को कोई व्यक्ति भगा के ले जाता है तो उस व्यक्ति के परिवार वालों द्वारा उस महिला के पति को हर्जाने स्वरूप जो राशि, कुछ राशि दी जाती है, जिसे झगड़ा प्रथा कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें लिखें किसी विवाहित महिला को अगर कोई भगा के ले जाता है, आप अपने हिसाब से इसमें सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। किसी विवाहित महिला को अगर कोई भगा के ले जाता है, भगा के ले जाता है तो उस व्यक्ति के परिवार वालों द्वारा, उसे व्यक्ति के परिवार वालों द्वारा उस महिला के पति को हर्जाने स्वरूप कुछ राशि दी जाती है, कुछ राशि दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? झगड़ा प्रथा कहा जाता है। ठीक है। ये व्यक्ति कौन है?
जो भगा के लेके गए हैं। इसके परिवार वाले इस महिला के जो पति थे उनको क्या करेंगे, कुछ हर्जाने स्वरूप, दंड स्वरूप कुछ राशि जो देंगे, वो क्या कहलाती है, झगड़ा प्रथा। इस प्रथा को है जो कि झगड़ा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे इसके बाद में लिखना है आपको छेड़ा फाड़ना, यानी तलाक से संबंधित प्रथा क्या कहलाती है। यहां तक लिखे अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो आप छेड़ा फाड़ना। तलाक से संबंधित रीति रिवाज लिखिए, तलाक संबंधित रीति रिवाज, तलाक संबंधित प्रथा। छेड़ा फाड़ना क्या है, तलाक से संबंधित प्रथा है। और नाता प्रथा पति के जीवित रहते हुए दूसरे से शादी करना, दूसरा विवाह करना, दूसरे से शादी करना, फिर दूसरा विवाह करना। ठीक है, लिखें नाता प्रथा पति के जीवित रहते हैं, पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना। क्या कहलाता है, नाता कहलाता है। अब एक आता है नात्रा प्रथा। क्या आता है, नात्रा। इसमें पुनर्विवाह से संबंधित है, यानी हम कह सकते हैं विधवा पुनर्विवाह प्रथा। इसे विधवा पुनर्विवाह प्रथा भी कहा जाता है। क्या किया जाता है, जिसमें जो महिला होती है उसका पति अगर खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती है। किससे कर सकती है, अपने देवर से विवाह कर सकती है। तो लिखिए इसमें, और विधवा महिला के बच्चों को गोलड़ कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह प्रथा है ये। क्या है कि विधवा पुनर्विवाह प्रथा, पुनः प्रथा, जिसमें महिला अपने देवर से विवाह कर सकती है, अपने देवर से विवाह कर सकती है। ठीक है, और फिर एक लाइन और लिखे नीचे, जब इसका पति की डेथ हो जाती है तो ये क्या कहलाती है, विधवा महिला कहलाती है। और जब ये कहीं जाके या फिर देवर से शादी करती हैं या फिर कोई अन्य किसी व्यक्ति से शादी करती है, तो इसके पास में जो पहले के जो बच्चे थे, तो लिखे विधवा महिला के बच्चों को गोलड़ कहा जाता है। विधवा महिला के बच्चों को क्या कहा जाता है, गोलड़ कहा जाता है। ठीक है, अब लिखो यहां तक, समझ में आ गया ना अच्छे से। अब लिखो
और इसी के अंदर एक लाइन और लिखो कि विधवा से जो विवाह करता है, यानी इसका देवर विवाह कर सकता है या फिर इससे कोई अन्य व्यक्ति जब विवाह करता है तो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? विधुर कहलाता है ना। अगर महिला है, उसका पति की डेथ हो जाती है तो महिला क्या कहलाती है? विधवा कहलाती है। और उसके यानी कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी का विवाह कह सकते हैं डेथ हो जाती है तो वो व्यक्ति विधुर व्यक्ति कहलाता है। तो उस महिला यानी जो विधवा महिला है वो किसी से शादी करती है तो उनको उस महिला के परिवार वालों के द्वारा उस व्यक्ति को जो दोबारा उससे जो शादी करता है उसको कुछ उपहार दिए जाते हैं, तो उसे मायस कहा जाता है ना। तो अब लिखिए इसमें कि विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति को विधवा के परिवार वालों द्वारा कुछ उपहार दिए जाते हैं जिसे मायस कहा जाता है। लिखे एक पॉइंट लगा के, यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ये नात्रा प्रथा का ही इसी के अंदर कुछ लाइनें हैं ना। लिखे विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति को विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति को विधवा के परिवार वालों द्वारा विधवा के परिवार वालों द्वारा विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति को विधवा के परिवार वालों द्वारा कुछ उपहार दिए जाते हैं, कुछ उपहार दिए जाते हैं जिसे मायस कहा जाता है। क्योंकि दहेज तो उतना नहीं दिया जाता जैसे, क्योंकि पहले उसकी शादी तो हो रखी थी ना पहले, जिसे मायस कहा जाता है। मायस कहा जाता है, दहेज ही मान सकते हैं इसको आप साधारण तौर पे। ये आदिवासियों के अंदर है, ठीक है। अब लिखे इतना, और फिर एक प्रथा और आती है आदिवासियों के अंदर, आटा साटा। ये अमूमन सबसे पहले प्राचीन समय के अंदर बात करें तो ये आटा साटा जो प्रथा है ये आदिवासियों की ही प्रथा है, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो सभी जगह ये शुरू हो गई है। जैसे मैं किसी का नाम लेकर नहीं बताऊंगा, वैसे जिन समाज के अंदर ये प्रथा है उन सभी को पता है, जैसे जाट है, ब्राह्मण है, इन सभी के अंदर ये प्रथा शुरू हो गई है, ठीक है। बाकी आप सभी को, आप समझदार हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं आटा साटा, यानी लड़की के बदले लड़की दे के विवाह करना। लिखें आटा साटा प्रथा, आटा साटा प्रथा, लड़की के बदले लड़की देकर विवाह करना। लड़की के बदले लड़की देकर विवाह करना क्या कहलाता है? आटा साटा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें समझाने की कोई बात है नहीं, यानी मान लीजिए कोई एक परिवार है यहाँ से, जिसमें एक भाई और ये एक बहन है। अब सामने जो भी यहाँ पे किसी दूसरे गांव या फिर जहाँ पे रिश्ता किया है, तो यहाँ से यही जो लड़की है इसी का रिश्ता इसी के घर में किया जाएगा, और ऐसे नहीं देंगे। यानी ये लड़की नहीं, मान लीजिए इसी लड़के क्या शादी की जा रही है तो यहाँ से लड़की इसके लिए हम कह सकते हैं सगाई कर सकते हैं या फिर इसका विवाह इसके साथ कर सकते हैं। इस लड़की को ये ऐसे नहीं देंगे जब तक, यानी इनका लड़का है इसका भी विवाह होना चाहिए। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ से लड़की इन्होंने दी तो यहाँ से भी लड़की वापस लेंगे ये, और ये जो बहन है इसके भाई की शादी होगी। यानी एक घर के अंदर उसी की बहन, यानी एक ही घर के अंदर हम कह सकते हैं उसी की बहन है और उसी का भाई यहाँ पे है जो कि दामाद कहलाता है, और उसी भाई की जो बहन है यहाँ पे क्या कहलाती है, हम कह सकते हैं बीनड़ी, जो इस घर की वधू जो कहलाती है ना। तो ये क्या है कि एक ही घर के अंदर, एक ही परिवार के अंदर है जो कि ये आटा साटा प्रथा के बिना जो विवाह उस टाइम में नहीं हुआ करता था। और वर्तमान में भी ये आदिवासियों के अंदर तो ये प्रथा चलती आ रही है, लड़की के बदले लड़की। यानी जब हम हमारे लड़के की शादी करना चाहते हैं तो वहाँ से लड़की मिल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं देंगे जब तक हम कोई एक लड़की उनको नहीं देंगे, उनके किसी पुत्र की शादी हमारी एक लड़के के साथ नहीं करवाएंगे, तब तक वो लड़की अपनी हमारे बच्चे को है जो कि उसके साथ शादी नहीं करने वाले। मेन भाषा ये थे इसके, ठीक है। और फिर आता है गोदना प्रथा। ये तो आप सभी को पता है कि शरीर पर, आदिवासियों के अंदर ये ज़्यादा प्रचलित मात्रा में देखने को मिलता है। शरीर पर जो स्थायी चित्र जो बनाए जाते हैं जिससे क्या कहा जाता है, गोदना प्रथा, गोदना कहा जाता है ना, जिससे हम टेटू कहते हैं ना। क्या है गोदना? ये गोदना प्रथा, इसके बारे में आपको पता है कि शरीर पर स्थायी चिन्ह जो बनाए जाते हैं जिसे क्या कहता है, गोदना प्रथा। फिर समझेंगे इसके बाद में। लिखें, शरीर पर स्थायी चित्र बनाए जाते हैं, शरीर पर बनाए गए स्थायी चित्र, बनाए गए, स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, स्थायी जो कभी मिटाए नहीं जाते, स्थायी चित्र, शरीर पर बनाए गए स्थायी चित्र, उसे गोदना प्रथा कहा जाता है। यानी शरीर पर स्थायी चित्र बनाने की प्रथा, ऐसे लिख सकते हैं, शरीर पर बनाए गए स्थायी चित्रों की प्रथा, ठीक है। इसमें टैटू ये महिलाएं हैं जो कि अपने कमर पे आदि, जो कि हम कह सकते हैं ये ज़्यादातर अपने हाथों पे, बाजू, पैरों पे, सभी जगह जो कि टैटू बनवाती है। और फिर एक प्रथा आती है लोकोई प्रथा। ये भी आदिवासियों की प्रथा है। यानी आदिवासियों में जो मृत्यु भोज की प्रथा है उसे लोकोई प्रथा भी कहा जाता है, कांदिया भी कहा जाता है। मैंने कहा था कि आगे हम पढ़ेंगे। एक तो कांदिया जो होता है, अर्थी के चारों तरफ चार जो लोग होते हैं वो मृतक को उठा के ले जाते हैं, जिसे कांधिया कहा जाता है। और ये कांदिया है, कांदिया आदिवासियों में प्रचलित जो मृत्यु भोज है जिसे कांदिया भी कहा जाता है, क्रियावर भी कहा जाता है, नुक्ता भी कहा जाता है, लोकोई भी कहा जाता है। तो ये लिखे, फिर थोड़ा लिखें, लोकोई, सीधा लिख दीजिए, लोकोई प्रथा। आदिवासियों में मृत्यु भोज की प्रथा, आदिवासियों में मृत्यु भोज को करियावर कहा जाता है, कांदिया कहा जाता है, और नुक्ता भी कहा जाता है, और लोकोई भी है जो कि इसको कहा जाता है। ये क्या है, आदिवासियों में जो प्रचलित मृत्यु भोज है उसको लोकोई कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे लिख दे सकते हैं, प्रचलित मृत्यु भोज, फिर लिखे इससे नुक्ता भी कहा जाता है, नुक्ता, कांदिया, कांदिया एक तो प्याज भी होता है ना, जिसे राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में कांदा कहते हैं ना, कांदिया हो गया। और एक होता है करियावर भी कहते हैं। देखिए वहां पे अगर लोकोई प्रथा आ जाए कि लोकोई प्रथा किससे संबंधित है, या फिर वहां पे दे दे कि आदिवासियों से संबंधित कोई एक प्रथा का चयन कीजिए
ऑप्शन होंगे वहाँ पे। अगर वहाँ पे तो यहाँ पे अच्छा सॉरी ऐसे पूछ ले कि आदिवासियों से संबंधित मृत्यु भोज, आदिवासियों में प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, वहां पे आपको आपने तो याद किया है केवल लोकोई, लेकिन पूछ ले वहां पे नुक्ता आ जाए, कांदिया आ जाए, करियावर आ जाए, इसलिए आपको है जो कि चारों को अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, कांदिया भी कह सकते हैं, करियावर भी कह सकते हैं इसे, और नुक्ता भी कहते हैं, और ये मेन क्या है आपके लोकोई प्रथा, लोकोई के रूप से इनको जाना जाता है। इसके अन्य जो नाम है नुक्ता, कांदिया, करियावर है। अब लिखते हैं एक और भराड़ी जो प्रथा है, ये किसकी प्रथा है, भीलों से संबंधित। अब केवल इसके अंदर डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस 4-5 सीधा नाम ही आप लिख दीजिए। भराड़ी प्रथा, भराड़ी भीलों के अंदर एक उपजाति है, हम कह सकते हैं जिसे क्या बोलते हैं, गोत्र जो बोलते हैं, भराड़ी भील होते हैं। तो ये भराड़ी जो प्रथा है ये भीलों से संबंधित प्रथा है। और एक है लीला मोरिया प्रथा, ये मीणों से संबंधित प्रथा है। ये कुछ प्रथाएं हैं, इनके बारे में लिखते हैं। भराड़ी प्रथा भीलों से संबंधित प्रथा है। भराड़ी प्रथा भीलों से संबंधित है, संबंधित प्रथा है। जब मैं कॉलेज करता था तो मेरे साथ कई सारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो बच्चे थे, उनका नाम मैंने सुना था कि वो भराड़ी उपजाति के हम कह सकते हैं भील थे। ठीक है, और एक लीला मोरिया प्रथा, ये लिखे लीला मोरिया प्रथा। इसमें लिखे मीणों से संबंधित प्रथा, मीणों से संबंधित प्रथा। मीणों से संबंधित प्रथा, लीला मोरिया प्रथा। ठीक है, और एक आते हैं धारी संस्कार, ये किससे संबंधित है, शहरियों से संबंधित है धारी संस्कार। और एक आता है कुकड़ी रश्म, ये सांसियों से संबंधित है, सांसी आदिवासियों के अंदर आते हैं। और एक चीरा बावसी है जो भीलों से संबंधित है, तो एक इसके अंदर भीलों से संबंधित और लिख दीजिए आप, चीरा बावरी। चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, पहले इतना लिखें उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो चीरा बावसी, चीरा बावसी किससे संबंधित है, भीलों से संबंधित प्रथा। प्रथा। फिर एक लिखें धारी संस्कार, धारी संस्कार शहरियों से संबंधित है, लिखिए शहरियों से संबंधित है संस्कार। ठीक है, ये शहरियों से संबंधित संस्कार है, या फिर सीधा लिख दीजिए शहरियों से संबंधित है। और शहरी संबंधित ये संस्कार, ये शहरियों के जो आदिवासियों के लोग हैं उनके अंदर एक प्रथा मान लीजिए ना, संस्कार है। और एक आता है आपकी कुकड़ी रस्म, कुकड़ी रस्म, इसमें होगा किससे संबंधित है, सांसियों से संबंधित है, सांसियों से संबंधित है। ठीक है, ऐसे करके हम कई सारे जो प्रथाएं हैं, संस्कार है, जो रस्में हैं आदिवासियों के अंदर अगर लिखेंगे तो लिखते रहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो हमारे
आरपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती हैं, आपका फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, इन दो के अंदर जो पेपर फर्स्ट आता है उसमें आपका जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के जो रीति रिवाज हैं, जिसमें ये जो हमने पढ़ा है इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। और वैसे अगर आपको ग्रंथ बनाना है अपने नोट्सों को तो आप इधर उधर से जानकारी लेते रहें, लेकिन इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, तो आपको कुछ अन्य सामग्री लिखने की, अन्य सामग्री ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसी के साथ में आज हमारा जो राजस्थान के रीति रिवाज जो टॉपिक है ये संपूर्ण हो जाता है। कल के नए टॉपिक, कल के नई क्लास में हम एक नया टॉपिक जो शुरू करेंगे वो कौन सा रहेगा। वैसे राजस्थान के जो मंदिर है कुल तो कुछ तो हम लोगों ने है जो कि राजस्थान के त्योहार व मेलों के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्योंकि त्यौहार जो कौन सा त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है ये हम लोगों ने उस टाइम पढ़ा था, जिसमें कई सारे जो मंदिर पढ़ लिए थे। लेकिन कुछ जो मंदिर बचते हैं, किस प्रकार के मंदिरों को कितने भागों में जो बांटा गया है, कितनी मंदिरों की शैलियाँ हैं, जैसे बेसरी शैली है, नागरी शैली है, और एक कौन सी थी आपके द्रविड़ शैली है। इन सभी शैलियों के अंदर जो मंदिर बनाए गए हैं, कौन से मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध है, ये सब है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। राजस्थान के मंदिर स्थापत्य, राजस्थान के मंदिर हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।